हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो सीरीज चल रहा है क्लास 9 से लेकर 12 तक का सीरीज चल रहा है कि जो भी बच्चे क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जा रही है। हर टीचर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। आपको अगर बेहतर क्वालिटी में कंटेंट चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने पढ़ाई को सुनिश्चित कीजिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो सेकंड लेक्चर होने वाला है किस क्लास के लिए, तो 9th क्लास के लिए। पिछले वाले क्लास में हम आपको कुछ बताए थे कि गति क्या है, गति के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। तो थोड़ा सा चलिए क्विक रिवीजन कराते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो कल याद कीजिए बाबू, हमने आपको गति के बारे में कुछ पढ़ाया था कि जब वस्तु क्या हो कि समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा होगा तो क्या कहेंगे, वस्तु हमारी किस अवस्था में है, तो गति की अवस्था में, मोशन की अवस्था। इसको थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से अगर समझना चाहें तो पहले लिख देते हैं क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है, तो क्लास 9th में जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है हमारा फिजिक्स है। इसमें हम लोग ये दूसरा टॉपिक है। तो देखिए, कल हम आपको बताए थे कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु को किस अवस्था में कहते थे, गति की अवस्था में कहते थे। मान लेते हैं कि यहाँ पर यह हमारा समय है और ये वाला हमारा क्या है, वस्तु की स्थिति मान लेते हैं। वस्तु की स्थिति, अब जरा देखो यार, कह रहे हैं कि जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो वो किस अवस्था में कहलाएगा, तो मोशन की अवस्था में कहलाएगा। तो जरा देखो यार, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये कुछ हमारी ग्राफ ऐसे जा रही है। तो बताइएगा कि एक ये वाला ग्राफ बना दिए और एक ये भी ग्राफ बना रहे हैं। अब इस ग्राफ के माध्यम से हमें बताइए, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। तो इसको वस्तु की स्थिति लिख लेते हैं, वस्तु की स्थिति। अब चलिए, अब बताओ बाबू कि यहाँ पर दो हमने आपके सामने फिगर ड्रा किए हैं और इस दोनों फिगर में आपको बताना है कि किस फिगर में हमारी वस्तु की स्थिति गति की अवस्था में और किसमें हमारी वस्तु स्थिर है। तो देखो यार, यहाँ पर जैसे जैसे हमारी समय बढ़ रहा है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अगर मान लेते हम इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो इस पॉइंट पर कुछ हमारा समय t1 है, तो देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति हमारी कुछ है यहाँ पर। आगे जब T2 पर देख रहे हैं तो T2 पर हमारा वस्तु की स्थिति को जब देखने जा रहे हैं तो वस्तु की स्थिति यहाँ हो गई है। T3 पर देखने जा रहे हैं तो T3 पर देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति हमारी इधर में जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु की जो स्थिति है वो समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो ये वाला फिगर वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। ये वाला फिगर देखिए, इस वाले फिगर में बाबू आप लोग जानते हैं समय तो बैठा रहता ही नहीं है, समय हमेशा गति करता है। तो समय तो हमारी देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति ज्यों का त्यों, मान लेते हैं कि T1 समय पर देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति यही है, T2 समय पर देख रहे हैं वस्तु की स्थिति यही है, T3 समय पर देख रहे हैं वस्तु की स्थिति यही है। इसका मतलब कि कितना भी समय पर हम लोग, समय तो हमारी परिवर्तित हो रही है लेकिन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए यह किस अवस्था में है, तो विरामावस्था में है, स्थिर अवस्था लिख लेते हैं, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में। विराम और स्थिर में अंतर है, इसलिए इसको स्थिर अवस्था में लिखा है। और यह हमारी गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में। अच्छा, थोड़ा सा मैं कुछ और भी पॉइंट आपको बताया था, थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि हम आपको आगे की क्लास में स्टार्ट करें। कल हमने आपको बताया था कि जो हमारी गैलेक्सीज है, गैलेक्सी कितना किलोमीटर की रफ्तार से मूव कर रही है। तो आपको बताए थे कि जो हमारी गैलेक्सी है वो 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से क्या कर रही है, वो मूव कर रहा है। और उस गैलेक्सी के अंदर हमारा जो सन है, जो सूरज है, वो भी क्या करता है, जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के केंद्र के क्या करता है, चारों तरफ मूव करता है।
तो उसकी रफ्तार कितनी है? तो उसकी रफ्तार हमने बताया था आपको कि 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रही है, हमारी जो सन है गैलेक्सीज का चक्कर लगा रहा है। और इस सन के चारों तरफ हमारे क्या स्थित है? तो पृथ्वी स्थित है। और इस पृथ्वी को हमने आपको बताया था कि पृथ्वी भी क्या कर रही है? मूव कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो किसका चक्कर लगा रहा है? तो सन का चक्कर लगा रहा है। कितने की रफ्तार से? तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगा रही है। और 2021 में एमटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था कि पृथ्वी की गति कितनी है, तो वहां पर माइल में दिया था। तो आपको हम बताया था कि 67,000 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी क्या कर रही है? मूव कर रही है। जब इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते थे तो सेकंड में कन्वर्ट किए थे तो वैल्यू हमारी निकल के आई थी 30 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, कितना तेज मूव कर रही है। अगर कल्पना कीजिए कि इससे कोई उल्टा पिंड टकरा जाए तो क्या दशा होता है। अगर रोड पर 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से दो बाइकें आके जब टकराती है तो आदमी सबके मृत्यु तक हो जाती है, उसका चेहरा उड़ जाता है। तो हमारी पृथ्वी तो इतना रफ्तार से मूव कर रही है, तो बताइए क्या दशा होने वाला है। तो कोई भी चीज स्थिर नहीं है, देखने का नजरिया होना चाहिए। जैसे कि हम इस समय स्थिर है, आप स्थिर है, कैसे मालूम चल रहा है? किसी के रिस्पेक्ट में देखी जा रही है। तो क्या है, वही सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अपने आज की जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ये वाले सबको हमने कल का रिवीजन कराया है, ठीक है। तो आगे की चीजें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ कि एक आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लेते हैं ये आप हैं, यहाँ पर खड़े हैं और आपके सामने कोई हमारा कार है वो मूव कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि यह जो कार है क्या कर रही है? गति की कर रही है। किसके रिस्पेक्ट में? आप देखें कोई भी चीजें अगर आप बता रहे हैं तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। इसका मतलब कि आप जो कोई भी वहां पर खड़े हैं तो उसके स्थिति से आप इसकी गति को तुलना करते रहे हैं। लेकिन अब जरा देखिए, यहीं पर इस गाड़ी में दो व्यक्ति और बैठे हैं और वह जब आपको देखेंगे तो वो ये दोनों व्यक्ति आपस में स्थित तो हैं, ये इन दोनों के लिए ये एक दूसरे से मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आपको देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप मूव कर रहे हैं, हम लोग स्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को अगर पहचानना हो कि गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए 3 चीजें जिम्मेदार होती है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। पहला बिंदु होता है बाबू की रेफरेंस बिंदु। क्या होती है? रेफरेंस बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। किसी भी वस्तु के गति की स्थिति का पता लगाने के लिए पहला हमें क्या होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। कहां से उसको हम देखेंगे। दूसरी चीजें है कि आपको बताना होगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन। तीसरी चीजें क्या होनी चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना होगा। बताइए इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर हैं और हमें स्कूल जाना है, तो हम कह दें कि हमको स्कूल जाना है तो हम क्या चले जाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि वह किस दिशा में है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, अपने घर पर खड़े हैं, तो हमारे लिए जो घर है वो किसका कार्य करेगा? तो रेफरेंस पॉइंट का कार्य करेगा। ठीक, आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ से हमें मान लेते हैं कि हमें जाना है, किसी स्कूल में जाना है, मान लेते हैं कृष्णा एकेडमी है, कृष्णा एकेडमी में ही हमें जाना है। तो क्या करेंगे? कृष्णा एकेडमी में जाना है तो पूछेंगे कि यह किस दिशा में है, तो वहां पर दिशा भी निकल के आ गई। तीसरी चीज है, हम आपको बता दिए कि चलिए कृष्णा एकेडमी हमारी उत्तर दिशा में है, तो क्या हम अपने घर से उत्तर दिशा में जाएंगे तो कृष्णा एकेडमी मिल जाएगा? नहीं। आपके लिए इसके लिए जरूरी क्या है कि इसका परिमाण कितना किलोमीटर दूर है। जब यहाँ से हम उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर चले तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कृष्णा एकेडमी जहाँ हमें पहुँचना है वो आसान प्राप्त हो जाएगा।
इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु को पहचान करना है तो यह तीन चीजें आपके लिए जरूरी है। क्या क्या? रेफरेंस पॉइंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसी के सहायता से आप कहीं जा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वस्तु हमारी गति कर रही है कि स्थिर है। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिए यहीं पर, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में सुनिए। सापेक्ष गति क्या है? जैसे हम कह दें कि पृथ्वी हमारी, अभी हम आपको बताए हैं कि जो पृथ्वी है वो मूव कर रहा है कितना की रफ्तार से, तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है। और पृथ्वी पर भी तो हम भी लोग हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु, जीवधारी जो भी चीजें हैं वो इतना की रफ्तार से मूव कर रही है। तो फिर भी हम लोग को यह एहसास नहीं हो पाता है कि हम लोग मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की क्या है, सापेक्ष गति शून्य है। सापेक्ष गति है क्या? सापेक्ष गति के लिए सदैव कितने व्यक्तियों की, चाहे किसी भी वस्तु की जरूरत है तो सदैव दो वस्तु के वेग की जरूरत है। कौन कौन? मान लेते हैं कि एक पृथ्वी हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया। इन्हीं दोनों को तो हम लेकर चल रहे हैं, व्यक्ति हो गया या फिर कोई हमारा वस्तु हो गया, इन्हीं दोनों को हम बात कर रहे हैं। अभी हम आपसे बताया कि जो पृथ्वी की रफ्तार है वो हमारी कितनी है, तो 1,00,000 इसको मील में कन्वर्ट करें तो 67,000 मील प्रति घंटा है। मील प्रति घंटा। तो पृथ्वी पर हम भी लोग हैं तो हम लोगों की रफ्तार कितनी है, इतनी। तो इसका जब सापेक्ष गति निकालते हैं तो सापेक्ष गति के लिए हमारा फार्मूला निकल के आता है v2 माइनस v1। कहने का मतलब ये है कि जिसका वेग ज्यादा है और जिसका वेग कम है उसको घटा लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सापेक्ष गति प्राप्त हो जाता है। अच्छा, सापेक्ष गति भी दो प्रकार का होता है। हो सकता है कि यह दोनों जो पिंड है वो एक दिशा में जा रहे हैं, हो सकता है कि ये जो दोनों पिंड वो एक दूसरे को अपोजिट जा रहा है। जैसे कि मान लें कि ये जो हमारी हाथ है इस दिशा में जा रहा है और ये जो मार्कर है हमारी इस दिशा में आ रहा है, तो सापेक्ष गति हमारी चेंज हो जाएगी। जब हमारे दोनों वस्तु सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमारा सापेक्ष गति v2 माइनस v1 यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से कम वाले को घटा लेंगे। परंतु जब हमारी सापेक्ष गति एक दूसरे को अपोजिट होगी, जैसे दोनों पिंडों की जो गति है वो एक दूसरे को अपोजिट दिशा में होगा। जैसे मान लीजिए ये जो हमारी मुट्ठी बांधे हैं तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो मार्कर है हमारी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो सापेक्ष गति होगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन में सापेक्ष गति घटती है और अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष गति हमारी क्या होती है, जुड़ती है। याद रखिएगा। तो बताओ पृथ्वी के सापेक्ष हम लोग की गति क्या है, तो शून्य है, क्योंकि सब कुछ एक साथ मूव कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक वस्तु में क्या दिखाई दे रही है, स्थिर अवस्था में दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, आगे हम आपको बताने वाले हैं आज कि भौतिक राशि क्या होती है और इसके मात्रक क्या होते हैं और इसका भिन्न सूत्र कैसे निकाला जाता है। यह सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो देखो यार कि सबसे पहले हम आपसे पूछ लें कि ये बताइए कि भौतिक राशि क्या है। जैसे दुकान पर जाते होंगे तो कभी सामान खरीदते होंगे तो कहे होंगे कि हमें 2 किलो चावल दे दीजिए, चाहे 2 किलो चीनी दे दीजिए। तो जो 2 केजी बता रहे हैं, यह केजी क्या है, यह हमारी राशि है। काहे लिए, तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए कुछ ना कुछ इकाई बनाया गया होगा। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग मात्रक बोलते हैं। क्या है, थोड़ा सा देखिए, आपसे पूछ ले कि ये बताइए तो फिजिक्स में कितनी भौतिक राशियां हैं। तो देखो भौतिक राशि होती है हमारी 2 प्रकार की। कौन कौन? एक होता है हमारा मूल राशि और दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि कितनी प्रकार की, तो 2 प्रकार की। पहले सुनो तब लिखना। भौतिक राशि कितनी प्रकार की बाबू, तो 2 प्रकार की। कौन कौन? एक हम आपसे कह रहे हैं कि एक हमारी होती है मूल राशि और मूल राशि और दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। अब देखो मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं और व्युत्पन्न राशि को हम लोग डेराइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब निकल के आती है कि बताइए भौतिक राशि होती कितनी है। तो भौतिक राशि याद रखिएगा होती कितनी है, तो 7 होती है। कौन कौन होता है? भौतिक राशि कितनी होती है बाबू?
भौतिक राशि जो हमारी है, भौतिक राशि जो होती है वो होता है हमारा 7। कौन कौन होता है इसको लिख के बताते हैं। तो देखो, जो पहला होता है वो होता है हमारा लंबाई। लंबाई किसी भी चीज को मापने के लिए लंबाई चाहिए, लंबाई में एक मापक करते हैं लंबाई। दूसरा होता है हमारे द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान। तीसरा क्या होगा हमारा समय, लंबाई द्रव्यमान समय। चौथा क्या होगा हमारा ताप, लंबाई द्रव्यमान समय ताप। विद्युत धारा, विद्युत धारा। और क्या होगा हमारा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और आखिरी क्या होता है मोल होता है। तो जरा काउंट करो कितनी हमारी राशियां हुई। हमारी राशियां हुई 3। तो लंबाई द्रव्यमान, तीसरा हमारा क्या है समय है, चौथा हमारा क्या है ताप है, पांचवा क्या है विद्युत धारा है, छठवां क्या है हमारा ज्योति तीव्रता है और सातवां क्या है हमारा मोल है। ये हमारी भौतिक राशियां हैं। अब जरा देखो बाबू, हम आपसे कह दें कि हमारी भौतिक राशियां हैं, तो इन भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ हमारा बनाया गया होगा, कुछ मेजरमेंट बनाया गया होगा। तो बताओ यार, लंबाई को आप लोग किसमें मापते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, मूल मात्रक। अब देखो, हम आपसे पूछे बताइए लंबाई का मूल मात्रक क्या है। तो लंबाई को आप लोग किसमें मापते हैं। तो लंबाई को मापते हैं बाबू आप लोग मीटर में। ऐसे पूछ रहे हैं द्रव्यमान को किसमें मापते हैं। तो द्रव्यमान को कहते हो सर जी हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। समय का, तो समय को मापते हैं किसमें, तो सेकंड में। ऐसे ही आपसे पहले ये बताइए ताप को किसमें मापते हैं। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। इसके अलावा हम लोग ताप को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रीमर, इन सब में हम लोग क्या करते हैं इसको मापते हैं। लेकिन एसआई की बात करेगा तो हमेशा इसको क्या बताइएगा, केल्विन बताइएगा। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को किसमें मापते हैं, तो कैंडेला में मापते हैं। और मोल को किसमें मापते हैं, तो बाबू इसको हम लोग अवोगाड्रो संख्या करके होता है, इसको लिख लेते हैं, मोल ही लिख लेते हैं, एम लिख लेते हैं, इसमें मापते हैं। तो चलो अब इन सब का हम पूरा नाम लिख देते हैं। ये हमारी हो गए ऐसे। अब इन सब का पूरा नाम आपको लिखकर दिखाते हैं कैसे क्या है। तो देखिए, लंबाई को मापे हम मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, तो किलोग्राम में, किलोग्राम में। समय को किस में मापेंगे, तो सेकंड में। और ताप को किस में मापेंगे, तो केल्विन में, केल्विन में। और ऐसे ही हमारी विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता को मापते हैं बाबू कैंडेला में, कैंडेला में। और मोल को तो हमारा यही है, मोल की। अच्छा, इन सब का हमारा डायमेंशन भी होता है जी, बीमिया सूत्र। इसको आप लोग याद रखिएगा जी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्या है, पहले कि बताओ लंबाई जो मीटर है, मीटर का बीमिया सूत्र हमारा क्या होगा, लंबाई का बीमिया सूत्र हमारा क्या होगा। तो बताइएगा सर जी, इसका लंबाई का जो बीमिया सूत्र होता है उसे हम लोग कैपिटल में एल लिखते हैं और इसे बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। जब भी आप लोग बीमिया सूत्र लिखिएगा उसको क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। आगे होता है हमारा क्या है, किलोग्राम। पहले आपसे बताइए द्रव्यमान किसमें मापते हो, तो बताओ द्रव्यमान को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं। बताइएगा सर जी मास बोलते हैं। तो मास का जो कैपिटल लेटर ले लीजिएगा आप लोग एम, ओके। आगे है हमारा समय, समय को किसमें मापते हैं, सेकंड। समय के लिए क्या लिखते हैं, टी, टाइम। इसको लिख लेना है कुछ ऐसे। ऐसे ही केल्विन है, केल्विन के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, तो केल्विन को लिखिएगा के। आगे देखिए विद्युत धारा है, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, तो एम्पियर में, एम्पियर का ले लेते हैं ए। और देखिए यहाँ पर है हमारा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किसमें मापते हैं, तो कैंडेला में, तो इसको लिखेंगे हम लोग सीडी। आगे हमारा मोल है, मोल को हम लोग लिख लेते हैं एम, ठीक। तो ये हमारी भौतिक राशियां हैं, इसके मात्रक है और इसका यह बीमिया सूत्र है। इन सबको आपको याद रखना है। अभी हम कुछ आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। तो याद रखिएगा आप लोग कितनी हमारी भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशि हमारी होती है कितनी, तो दो। कौन कौन, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि में हमारे कितने मूल राशियां होती है,
तो आपको बताइएगा हमारी टोटल भौतिक जो राशि है, जो मूल राशि वो कितनी है, तो 7 है। कौन कौन है, नीचे आपको लिखा हुआ है। इसका मात्रा कितने हैं, तो 7। तो ये पूछेगा, ये बताओ मूल मात्रा कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे 7। अरे जितनी मूल राशियां होती है तो मूल मात्रा भी होंगे, जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी हमारी 7। और इन सब का जो क्या है हमारा विनिमय सूत्र है, याद रखे रहिएगा। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। आपसे कोई पूछ ले तो यह बताओ कि जो चाल है, चाल हमारी कौन सी राशि, भौतिक राशि है या फिर व्युत्पन्न राशि। हम लोग पढ़ रहे हैं गति, गति में आएंगे तो आपको पढ़ना होता है चाल और वेग। चाल और वेग पर पढ़ेंगे तो उसके और आगे आपको पढ़ाएंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि। उसी को हमें बताने के लिए यह क्या कर रहे हैं, आपको हम बेस तैयार कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में खास करके देखने को मिलते हैं कंपटीशन से रिलेटेड, क्योंकि हम सभी जानते हैं, देखे हुए हैं, सब चीज मालूम है। इस हिसाब से हम आपको डिजाइन करके सिलेबस आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं कि जो चीजें हम लोग इस समय आगे पढ़ाई किए हैं वो सब आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो देखो यार, यहाँ पर आपको यदि बताओ जो चाल है, चाल बराबर हमारा होता क्या है, तो चाल बराबर बताते हो कि सर चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो अब जरा देखो यार, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय, और हम उससे कह दें कि बताइए इस चाल का विमीय सूत्र कितना होता है। तो चाल का जो विमीय सूत्र होता है बाबू, उसको कैसे निकालते हैं, चलो दिखाते हैं। तो ये देखो यार, दूरी है, दूरी को आप लोग किस में मापते हो, तो कहिएगा सर जी दूरी को हम तो मीटर में मापते हैं। जब दूरी को मीटर मापते हैं तो क्या मीटर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र क्या लिखवाए हैं, एल लिखवाए हैं। तो क्या इसके जगह पर यहाँ अगर हम विमीय सूत्र यहाँ पर लिख दें, विमीय सूत्र, और आपसे पूछे कि बताओ दूरी के लिए विमीय सूत्र क्या होता है, तो बताओगे कि सर जी दूरी के लिए विमीय सूत्र तो आप लिखे ही हैं, क्या है, तो कैपिटल एल है। अच्छा, नीचे हमारा समय, समय के लिए विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, तो कैपिटल टी लिखते हैं। और देखो विमीय सूत्र का कुछ कंडीशन यह है कि विमीय सूत्र जो भी आप लिखिएगा वो अभी हमारे डिनोमिनेटर यानी हर में नहीं रहता है। इसको भेजेंगे कहाँ, तो भेजेंगे हम लोग ऊपर, कहाँ, न्यूमरेटर में, अंश में। जब अंश में भेजेंगे आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि जब हमारा 1/a होता है तो 1/a को हम और क्या लिख सकते हैं, तो a के पावर -1 लिख सकते हैं। इसका मतलब एक चीज और जान लीजिए कि अगर 1/a के पावर n हो तो इसको क्या लिखते हैं, 1/a के पावर n हो तो इसे लिखते हैं हम लोग a के पावर -n लिखते हैं। यह सारी रूल घातांक का है और इन सबको आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसी रूल के माध्यम से जब इस t को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा l × t के पावर -1 हो जाएगा। तो यह हमारा किसका विमीय सूत्र है, तो कहिएगा सर जी ये हमारा चाल का विमीय सूत्र है, चाल का विमीय सूत्र है, याद रखिएगा। और थोड़ा सा और आगे हम आपको बताते हैं कि ये बताओ अभी और जरा सा देखिए और क्या क्या बताने वाले हैं। जरा देखो बाबू, अगर हम आपसे कह दें ये चाल का हम लोग विमीय सूत्र निकालनी है, अब आपसे पूछे कि बताओ क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का चलो विमीय सूत्र निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा होता क्या है, यहाँ निकालना है। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो आप लोग कहते हैं सर जी क्षेत्रफल बराबर जो होती है हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई को किस में मापते हैं, तो मीटर में ही मापते हैं, और मीटर के लिए क्या विमीय सूत्र, कैपिटल एल। चौड़ाई को भी आप लोग मीटर में ही मापते हो तो क्या हो जाएगी हमारी एल, एल एल का गुणा होगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो एल स्क्वायर निकल के आएगा। यह किसका विमीय सूत्र है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है, ठीक है। ऐसे ही हम आपसे पूछ ले, बताइए आयतन का विमीय सूत्र कितना होता है, तो जरा देखो यार आयतन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। आयतन के लिए जरा देखिए, आयतन वैल्यू का पूछ रहे, बताइए वैल्यू का विमीय सूत्र क्या होता है, तो कहते हो कि सर जी तो पहले आयतन है इसका फार्मूला पहले लिख लें। तो आयतन के लिए जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप लोग ऐसे बताते हो, चलो LBH लिख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है।
तो अब देखिए इसका विमीय सूत्र अब हम लिखने जा रहे हैं। इसका विमीय सूत्र हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई तो आप लोग किस में मापते हैं, तो मीटर में, मीटर के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एल। ऐसे ही हमारा चौड़ाई, चौड़ाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा एल। आगे है हमारा ऊंचाई, ऊंचाई को भी किस में मापते हो आप लोग, मीटर में ही मापते हो। तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा, इसका विमीय सूत्र निकल जाएगा हमारा एल थी। बाबू यह जितना आसान आप लोग देख रहे हैं उतना आसान है नहीं। जब आएंगे, हम लोग को इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो हम लोग जानते हैं, वहां पर सीधे आपसे पूछ लेता है विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र क्या होता है, बताइए। और जो लड़के नहीं हल किए रहते हैं उन सबका पसीना छूट जाता है। तो आपको वो सारी चीजें हम यहीं पर एक झलक दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन एग्जामों में खास करके जरूर पूछता है। ऐसा कोई इंजीनियरिंग लाइन का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको ना पूछे। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा सुनिए, हम आपको कुछ एग्जाम से क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन ये है कि यह बताइए कि ऐसा मूल राशि में ऐसी कौन सी राशि है जिसकी हर सिस्टम में जो यूनिट है वो सेम है। तो वो सिर्फ एक ही ऐसा हमारी भौतिक राशि है जिसकी हर सिस्टम में, यानी कि पद्धतियां हमारी होती है, जैसे एमकेएस पद्धति, सीडीएस पद्धति, ऐसे करके हमारी बनाई गई है, फंडामेंट वो वाला ब्रिटिश पद्धति, यह सारी फुट पाउंड पद्धति, एफपीएस करके बनाया गया है। यह सब के सब बनाए गए हैं, लेकिन उन सब में हमारी सिर्फ एक ही राशि है जिसका मात्रक कभी भी चेंज नहीं हुआ है, और वो क्या है, तो हमारा समय। समय हर सिस्टम में इसका मात्रक क्या निकल के आया है, तो सेकंड निकल के आया है। इसको आपको खास करके याद रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं और आपको क्या कीजिए, थोड़ा मिटा करके फिर हम आपको बता रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए सर, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्केलर यानी कि अदिश राशि क्या होती है, वेक्टर यानी सदिश राशि क्या होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि ऐसी राशि जिसमें दिशा की जरूरत न पड़ती हो वह क्या होता है, तो अदिश राशि होती है। और वे राशियां जिनमें मेजरमेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो वो हमारी कौन सी राशि कहलाती है, तो सदिश राशि कहलाती है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लिखते हैं और आपको फिर बता रहे हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी और होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। यानी अदिश राशि सदिश राशि। तो आपसे पूछ ले यह बताइए कि अदिश राशि क्या है। तो बाबू अभी हम आपको पढ़ाए हैं जो भौतिक राशियां, इसको इसीलिए पढ़ाए हैं ताकि हम स्केलर और वेक्टर आपको अच्छे से बता सकें। तो देखो यार, जितने भी मूल राशियां होती है वो सब हमारी कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। क्या हमने बताया कि जितनी भी हमारी मूल राशि हैं, मूल राशि कितनी लिखवाई है, तो 7 लिखवाई है। तो जो मूल राशि होती है वो सब हमारी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और क्या होता है हमारी अदिश राशि में, तो और आप लोग जानते होंगे कि चाल जो है, चाल हमारी अदिश राशि है। चाल को मापने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हमारी कौन सी राशि है, अदिश राशि। आगे चलो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। क्या डिफिनेशन होता है कि जिसको मेजरमेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो वो हमारी कौन सी राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्या निकल के आता है, थोड़ा सा देखिए। हालांकि हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, इससे घबराइएगा मत, कुछ टर्मिनोलॉजी निकल के आएगा, उसको समझिएगा, सुनिएगा। बाकी तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे ही एकदम परफेक्ट और बेहतर क्वालिटी के साथ। थोड़ा सा पहले यहाँ पर बता देते हैं, एक परिचय करा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आपको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है वो होता है आपका वेग। और क्या होता है, तो आप लोग बल जानते होंगे, हर किसी के पास बल है, ताकत है, बल से ही किसी काम को करते हैं। तो बल हमारी कौन सी राशि है, तो सदिश राशि। और कौन सी राशि है हमारी, तो वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण। त्वरण भी हमारी कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है।
और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, होने को तो बहुत हो सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये सब आपके लिए एडवांस हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा अंदर जाएंगे तो कहेंगे कि सर जी हमारे सिलेबस से बाहर जा रही है। तो आपके लिए बस यही काम का है कि जितनी भी मूल राशि होती है वो सभी क्या है, हमारी अदिश राशि है। और क्या है, हमारा चाबी कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। यहाँ पर एक और चीज जान लीजिएगा, मूल राशि में हमारी विद्युत धारा आता है, तो ये भी हमारी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। सदिश राशि में हमारा वेग होता है, वेग, बल, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा और समझते हैं। देखो यार, स्केलर क्वांटिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन तो नहीं निकल के आया है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर ऐसे लिखते हैं। अगर कुछ भी हमें लिखना हो, जैसे कि हमें वेग लिखना हो, तो वेग को ऐसे लिखेंगे और उसको ऊपर ऐसे एरो बना देंगे। इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस पर ये हमारा एरो नहीं होगा वो हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कभी क्वेश्चन करने आते हैं तो यहाँ पर ये लिखा रहता है और ये लिखा रहता है, तो लड़के सब कंफ्यूज रहते हैं कि लगता है कि जो छापने वाला बुक छापने वाला है वहां पर ये भी ऐसे एरो लगाना भूल गया है। यह इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर एरो नहीं लगा है, इसका मतलब यह चाल दिया है, और यहाँ पर एरो लगा है, इसका मतलब यह वेग दिया है। तो आगे आप लोगों को पढ़ना होगा कि चाल और वेग क्या होते हैं, इन सबका अंतर क्या होता है, ये सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, एकदम बेस्ट क्वालिटी में। क्योंकि इसका जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो देखिएगा आप लोग यह न्यूमेरिकल कितना मस्त होने वाला है। अभी तक आप लोग स्कूलों में चाहे कोई भी टीचर ऐसे न्यूमेरिकल नहीं कराए होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हम कंपटीशन से उठा करके यहाँ पर आपको हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत, थोड़ा सा धैर्य बनाकर उसको सीखिएगा, समझिएगा और फिर उसको अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा अगर लगातार यह हमारा जो सीरीज चल रहा है वीडियो का हर सब्जेक्ट का, उसको कंटिन्यू आप 1 महीना जरूर देखिए। यकीन मानिए दोस्तों कि आप अपने साथियों से कुछ कदम यानी कई कदम आप लोग आगे चल चुके होंगे। विश्वास बनाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं, इसके आगे स्केलर और वेक्टर के बाद हम आपको वीडियो बनाकर फिर से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छे क्वालिटी में वीडियो चाहिए या फिर कंटेंट चाहिए तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पर कराई जा रही है। आप लोग बेहतर से बेहतर यहाँ पर पढ़िए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद।